हेलो एवरीवन, आई एम आरती। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपको कराने वाली हूँ 12th क्लास की सारी पोएम। बस इसी वीडियो में जितनी भी सारी पोएम्स है इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। उनसे रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आते हैं, क्या थीम है, क्या सेंट्रल आइडिया है और किस पोएम में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, ये सारे के सारे आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिकॉज अगर आप स्किप करोगे तो बीच बीच में पोएम के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगी, लाइन बाय लाइन तो मैं आपको बताऊंगी सारा का सारा मीनिंग, बट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड जो एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बताऊंगी वो आपका मिस हो जाएगा अगर आप वीडियो को स्किप करोगे। तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना चाहते हो। पोएम को तैयार करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज पोएम जो है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मार्क्स को सिक्योर करने में। इतने सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर हम याद करते हैं, पता नहीं होता कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन अगर आप पोएम को तैयार कर लेते हो, 3 या 4 पोएम आपको तैयार करनी है, अच्छे से तैयार करनी है, देखिएगा वहां से आप अपने मार्क्स को बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो। तो बस देखिए इस बात की। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम कर लेते हैं माई मदर एट 66। माई मदर 66 बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है जिसमें कमला दास, जिसकी जो पोएटेस है वो है कमला दास। ठीक है, कमला दास में इसमें अपने फीलिंग्स को रिप्रेजेंट किया है कि वो अपनी मदर के बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनकी फीलिंग्स अपनी मदर को लेकर। वाई? बिकॉज उनकी जो मदर है वो ओल्ड हो चुकी है। कितने साल की है यहीं से पता चला है, 66 ईयर ओल्ड है उनकी मदर। और उनको लेकर उनकी क्या फीलिंग है, वो क्या सोचते हैं, क्या सोच के वो दुखी हो जाते हैं और किस तरह से वो अपनी मदर को अपना दुख नहीं दिखाते, वो सारा का सारा इसमें बताया गया है। तो यहाँ पे आप इसको ले भी स्टैंजा वाइज भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे कोई पोएम नहीं लिखी है लाइन बाय लाइन, यस, लेकिन एक्सप्लेनेशन सारी लाइन बाय लाइन ही है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, यहीं से आपका थीम मिल जाएगा पोएम का, यहीं से आपको सेंट्रल आइडिया भी मिल जाएगा। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है रटते हैं सेंट्रल आइडिया को। देखिए सेंट्रल आइडिया रटने की कोई नीड नहीं है, राइट। अगर आपको पोएम का सारा मीनिंग आता है, आपको सारी पोएम अच्छे से आती है, तो आप सारी पोएम भी लिख सकते हो, वो भी एक सेंट्रल आइडिया ही होता है पोएम का। तो सेंट्रल आइडिया रटिएगा मत, जब भी आप एग्जाम में बैठोगे उस पोएम से रिलेटेड जो जो याद आता चला जाए कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इट वॉज फ्राइडे मॉर्निंग। क्वेश्चन भी मैं साथ के साथ करती जाऊंगी, ध्यान से सुनते हुए चले जाएंगे कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चन आ सकता है। इट वॉज फ्राइडे मॉर्निंग, फ्राइडे मॉर्निंग थी ये। द पोएटेस वॉज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट। कहां जा रही थी पोएटेस? पोएट जा रही थी कोचीन एयरपोर्ट। यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है, वेयर वॉज द पोएटेस गोइंग? कहां जा रही थी? कोचीन एयरपोर्ट पे जा रही थी। कहां से जा रही थी? फ्रॉम हर पेरेंट्स होम। तो ये भी क्वेश्चन आता है, फ्रॉम वेयर द पोएटेस वॉज गोइंग? कहां से जा रही थी? फ्रॉम हर पेरेंट्स होम। और कब जा रही थी? इट वॉज फ्राइडे मॉर्निंग। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो गए हैं। वेयर वॉज द पोएटेस गोइंग? पोएटेस वॉज गोइंग टू द कोचीन एयरपोर्ट। फ्रॉम वेयर शी वॉज गोइंग? शी वॉज गोइंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम। एंड व्हेन शी वॉज गोइंग टू द कोचीन एयरपोर्ट? कब जा रही थी? फ्राइडे मॉर्निंग। क्लियर? नेक्स्ट, हर मदर वो सिटिंग बिसाइड सर। उसकी जो मदर थी वो उसके बराबर में बैठी हुई थी। हर माउथ, उनका जो माउथ था उनकी मदर का, वॉज ओपन, खुला हुआ था। वाई? एज शी वॉज डोजिंग, क्योंकि वो उबासी ले रही थी। उबासी लेना आप जानते होंगे, जब नींद आने वाली कंडीशन होती है तो उबासी लेते हैं, तो वो वाले। तो उसकी मदर, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट वॉज हर मदर डूइंग? उसकी मदर क्या कर रही थी? हर मदर वॉज डोजिंग, उसकी मदर डोजिंग कर रही थी, उबासी ले रही थी। हर मदर्स फेस वॉज लाइफलेस। उसकी मदर का फेस कैसा था? लाइफलेस था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और कैसा दिखाई दे रहा था? लाइक अ कोर्प। कोर्प होता है शव, डेड बॉडी। तो उसकी मदर का जो फेस था वो एक डेड बॉडी के जैसे दिखाई दे रहा था। इस स्टेंजा में से क्वेश्चन आता है कि विद हुम हर मदर्स फेस वॉज कंपेयर्ड? किसके साथ उसकी मदर के फेस का कंपेरिजन किया गया है? किसके साथ? एक डेड बॉडी के साथ में। हर मदर्स फेस वॉज लाइफलेस। लाइफलेस दिखाई देता है, जैसे मर जाते हैं और उसके बाद जो जैसे डेड बॉडी हो जाती है बिल्कुल एकदम से लाइफलेस, तो उसकी मदर का फेस भी लाइफलेस दिखाई दे रहा था, एक डेड बॉडी की तरह। आफ्टर सीइंग हर मदर, अपनी मदर को देखने के बाद, ठीक है, क्या देखा उसने अपनी मदर को? उसने अपनी मदर को देखा, वो बिल्कुल एकदम उबासी ले रही है, बिल्कुल इनएक्टिव है, ये सारा था। तो ये सब कुछ देख के क्या हुआ? द पोएटेस रियलाइज्ड पेन। पोएटेस को दुख हुआ, राइट। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, आफ्टर सीइंग हर मदर्स फेस, अपनी मदर के फेस को देखना। कब देखा उसने मदर के फेस को? जब वो उसके बराबर में बैठी हुई थी। आफ्टर सीइंग हर मदर फेस द पोएटेस रियलाइज्ड पेन। पोएटेस को पेन रियलाइज हुआ। व्हाई? बिकॉज हर मदर हैज ग्रोन ओल्ड। बिकॉज उसकी मम्मी बूढ़ी हो चुकी थी। शी वॉज थिंकिंग ऑफ लॉसिंग हर मदर। अब जो पोएटेस थी वो देख रही थी कि मेरी मम्मी बूढ़ी हो गई है, जल्दी ही गुजर जाएंगे, राइट। तो ऐसे ऐसे थॉट्स उनके माइंड में आ रहे थे। तो क्या किया उसने? शी वॉज थिंकिंग ऑफ लॉसिंग हर मदर। वो अपनी मम्मी को खोने के बारे में सोच रही थी। बट टू पुट सच थॉट्स अवे, लेकिन ऐसे विचार आ रहे थे ना कि मेरी मम्मी बूढ़ी हो गई है, पता नहीं जब मैं वापस आऊंगी इनको वापस देख पाऊंगी या
नहीं देख पाऊंगी आगे जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो ऐसे जो थॉट्स थे, ये जो पोएटेस के माइंड में आ रहे थे, क्या क्या पोएटेस ने उनको दूर करने के लिए शी बिगेन टू लुक आउटसाइड द कार, उसने कार से बाहर देखना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि व्हाट डिड द पोएटेस डू टू पुट अवे सच थॉट्स, ऐसे सोच को दूर रखने तो क्या 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 उसने, शी बिगेन टू लुक आउटसाइड द कार। या फिर ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स शी पुट अवे, किस तरीके के थॉट्स उन्होंने पुट अवे कर दिए। तो यहीं से आ जाएगा आफ्टर सीइंग हर मदर फेस, अपनी मदर को देखने के बाद शी रियलाइज्ड पेन एंड शी वाज थिंकिंग ऑफ लॉसिंग हर मदर। तो दिस काइंड ऑफ थॉट्स, ये जो थॉट्स थे इनको पुट अवे करने के लिए शी बिगेन टू लुक आउटसाइड द कार। अब क्या देखा उसने बाहर उसने देखा शी सा यंग ट्रीज, उसने जवान पेड़ देखे, बड़े बड़े पेड़ देखे। स्प्रिंटिंग होता है पीछे की ओर दौड़ते हुए। आपने देखा होगा कि जब आप किसी व्हीकल में बैठते हो तो व्हीकल आगे की ओर मूव करता है, लेकिन हमें जो पेड़ और जितने भी ऑब्जेक्ट रास्ते में आते हैं वो हमें पीछे की ओर मूव होते हुए दिखाई देते हैं। तो पोएट भी यही कह रही है कि मैंने क्या वहां पे क्या देखा पोएटेस ने, जब वो बाहर देखने लगी अपने उन थॉट्स को पुट अवे करने के लिए, तो शी सो देखा उन्होंने यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। अगर इस टाइम जाए तो पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्प्रिंटिंग। तो स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रनिंग बैकवर्ड, पीछे की ओर दौड़ते हुए। तो उसने पीछे की ओर दौड़ते हुए ट्रीज को देखा। और क्या देखा, शीसा उसने देखा चिल्ड्रन, बच्चों को देखा, हु वर वेरी हैप्पी, जो बहुत खुश थे, एंड स्पिलिंग आउट, और दौड़कर बाहर आ रहे थे। यहाँ पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिलिंग का क्या मीनिंग है। तो स्पिलिंग का मतलब होता है कमिंग आउट, रनिंग कमिंग आउट, या रनिंग आउट आप कह सकते हो या फिर कमिंग आउट आप कह सकते हो। ठीक है, तो उसने बच्चों को देखा, बच्चे बहुत खुश थे और क्या कर रहे थे, दे वर स्पिलिंग आउट, वे दौड़ के बाहर आ रहे थे ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर। तो ये सारी चीजें पोएटेस ने यहाँ पे देखी। देखिए इस पोएम में सिंबल, ये जो पोएम है एक सिंबॉलिक पोएम है। इस वाले स्टैंजा में सिंबल्स यूज हुए हैं, वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगी। अगर एग्जाम में ये वाला स्टैंजा आ जाता है तो पूछा जाएगा कि जो ट्रीज है वो किस चीज को सिंबलाइज करते हैं और जो चिल्ड्रन है वो किस चीज को सिंबलाइज करते हैं, वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगी, बट अभी मैं जस्ट मीनिंग आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। अभी इस वाले स्टैंजा में जो पोएट है वो सिक्योरिटी चेक मींस जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो सिक्योरिटी चेक होते हैं, वहां पे पहुंच गई है। आफ्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक हर मदर वॉज स्टैंडिंग फ्यू यार्ड्स अवे। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ फार हर मदर वॉज स्टैंडिंग फ्रॉम हर, उसकी जो मदर थी वो कितनी दूरी पे खड़ी हुई थी। तो यहीं पे यही आ जाएगा कि हर मदर वॉज स्टैंडिंग आ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ यार्ड की दूरी पे वो उससे खड़ी हुई थी। द पोएटेस लुक्ड, पोएटेस ने देखा, क्या देखा, एट हर अगेन, दोबारा अपनी मम्मी की तरफ। अभी तो एक बार ऊपर देखा था और जब उन्होंने ऊपर देखा था तो उनको पेन हुआ था ये देख करके उनकी मदर का फेस बहुत लाइफलेस नजर आ रहा है। अगेन जब एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक हो गई तो पोएटेस ने अपनी मदर को अगेन देखा और फिर क्या हुआ, हर फेस वॉज पेल, देखा कि उनकी मदर का जो फेस था वो कैसा था, पेल था। पेल होता है पीला, वेन होता है मुरझाया हुआ। तो उनकी मदर का फेस पेल था एंड वेन था और कैसा दिखाई दे रहा था, लाइक लेट विंटर मून। यहाँ पे भी बहुत अच्छा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। तो उनकी अभी देखिए यहाँ पे पोएटेस ने बताया था कि उनकी मदर का फेस कोप के जैसा दिखाई दे रहा था, डेड बॉडी के जैसा दिखाई दे रहा था। एंड यहाँ पे पोएटेस ने कहा कि उनकी मदर का जो फेस था वो लेट विंटर मून की तरह दिखाई दे रहा था। राइट, तो लेट विंटर मून की तरह दिखाई दे रहा था। द पोएटेस रियलाइज्ड, अब पोएटेस को दोबारा से रियलाइज हुआ, क्या रियलाइज हुआ, हर फैमिलियर एक, उसका वही पुराना दर्द, जो पुराना दुख है उसका। और क्या पुराना दुख है उसका, क्वेश्चन आता है ये, व्हाट इज द फैमिलियर एक ऑफ द पोएटेस। तो क्या डर है उनका, क्या फैमिलियर एक है, क्या दुख है उनका, क्या है, ऑफ लॉसिंग हर मदर, अपनी मदर को खोने का, यही तो है उनका डर। तो उनका जो पुराना दुख था ऑफ लॉसिंग हर मदर, वो क्या हो जाता है, वो उसको दोबारा से रियलाइज करती है। हर चाइल्डहुड फियर, उसका जो चाइल्डहुड फियर था, बचपन का जो डर था, ऑफ गेटिंग सेपरेट फ्रॉम हर मदर, अपनी मम्मी से दूर होने का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक तो फैमिलियर एक है ऑफ लॉसिंग हर मदर, एंड सेकेंड उनका जो चाइल्डहुड फियर है वो है ऑफ गेटिंग सेपरेट फ्रॉम हर मदर, अपनी मदर से सेपरेट होने का जो डर है वो दोबारा से वापस आ जाता है पोएटेस का। अभी तो उन्होंने थोड़ी देर पहले तो अपने इस दुख को दूर करने के लिए बाहर देखा था, लेकिन जब उन्होंने फिर से देखा अपनी मदर को तो उनका जो पुराना डर था, उनका जो पुराना दुख था एंड जो उनका चाइल्डहुड फियर था वो दोबारा से वापस आ गया। बट पोएटेस ने अपने दुख को नहीं दिखाया अपनी मदर को। क्या किया पोएटेस ने, शी सेड सी यू सून अम्मा, अपनी मम्मी को कहा सी यू सून अम्मा, अम्मा फिर मिलेंगे। एंड स्माइल्ड एंड स्माइल्ड एंड स्माइल्ड, और वो हंसती गई एंड हंसती गई, मुस्कुराती रही एंड मुस्कुराती रही। कौन, पोएटेस। तो यहाँ पे भी देखिए सी यू सून अम्मा जो यूज किया है पोएटेस ने। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि पोएटेस ने सी यू सून अम्मा क्यों कहा, जबकि वो तो बड़ी दुखी है अंदर से, उसको तो उम्मीद ही नहीं है, वो तो ऊपर से यहीं से सैड है, वो तो अपनी मदर की फेस को देख के सैड है, ये सोच रही है कि शायद
मैं अपनी मम्मी को कभी जब वापस आऊंगी तो मैं देख ही नहीं पाऊंगी। तो क्या है, फिर भी उन्होंने कहा सी यू सून अम्मा, अम्मा फिर मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो सी यू सून अम्मा है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये जो लाइन है किस चीज को रेफर करती है, किस चीज का सिंबल है ये लाइन। तो देखिए ये जो लाइन है ये पोएटेस की होप को शो करती है। और कैसी होप, टू सी हर मदर फेस, टू सी हर मदर अगेन। तो ये जो लाइन है सी यू सून अम्मा, ये दिखाती है क्या, पोएटेस की होप को, हर होप टू सी हर मदर अगेन, अपनी मम्मी को दोबारा देखने का। जबकि वो अंदर से दुखी है, उनको डर है कि कहीं मेरी मम्मी चल ना बसे, लेकिन फिर भी वो उनको सी यू सून अम्मा कहती है। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है, जो पोएटेस है वो स्माइल करती है, स्माइल करते मुस्कुराती है, जबकि अंदर से तो बहुत दुखी है। क्यों स्माइल करती है वो, तो ये लाइन भी रिप्रेजेंट करती है क्या, पोएटेस की ग्रीफ को एंड हर कंसर्न फॉर हर मदर, उसकी कंसर्न अपनी मम्मी को लेकर। कैसी कंसर्न, बिकॉज द पोएटेस इज सैड, हम जानते हैं कि पोएटेस सैड है, बट शी डोंट वांट टू शो हर ग्रीफ, वो दिखाना नहीं चाहती हर ग्रीफ टू हर मदर, अपनी मदर को। बिकॉज इफ शी विल डू सो, अगर वो ऐसा करेगी, हर मदर विल ऑल्सो गेट अपसेट, उसकी मम्मी भी अपसेट हो जाएगी। तो इसी वजह से वो अपने ग्रीफ को छुपाने के लिए, अपने दुख को छुपाने के लिए स्माइल करती है, स्माइल करती है एंड स्माइल करती है। तो ये तो हो गई पोयम। अगर आप सेंट्रल आइडिया में एडजेक्टिव्स भी लिख दोगे ना, इसको भी छोटा छोटा करके लिख दोगे, तो नंबर पूरे के पूरे मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, तो ये तो हो गई पोयम। क्वेश्चंस भी मैंने साथ के साथ आपके यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। एक दो क्वेश्चंस है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, उसकी मदर का जो फेस है वो लेट विंटर मून के साथ में क्यों कंपेयर किया गया, वो मैं अभी आपसे, और जो कुछ क्वेश्चंस बच गए वो मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। लिटरेरी डिवाइस में आपको बता देती हूँ कि इसमें कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस यूज हुए हैं। अब करते हैं इसमें यूज होने वाले पोएटिक डिवाइसेस को। देखिए जब भी स्टैंजा दिया जाता है किसी भी पोएम में से, तो एक क्वेश्चन तो ये जरूर आता है कि इस स्टैंजा में या फिर इस पोएम में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है या फिर कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। तो देखिए डिवाइसेस का मतलब होता है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच वहां पे यूज हुआ है, क्या क्या यूज हुआ है। तो ये जो पोएम है इसमें आप देख लीजिए सिमिले, मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच कराया है, तो अगर आपको फिगर ऑफ स्पीच आते होंगे बहुत अच्छी तरीके से तो आप पहचान जाओगे कि इसमें सिमिले यूज है। अब सिमिले क्या होता है, देखिए सिमिले फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें कंपैरिजन किया जाता है और कंपैरेटिव वर्ड यूज किए जाते हैं, लाइक एंड एज। तो देखिए यहाँ पे जो पहली लाइन है, हर मदर फेस एशेंड लाइक, तो ये जो लाइक यूज हुआ है एडवर्ब, यहाँ पे कंपैरिजन दिखाया जा रहा है उसकी मदर के फेस का, किसके साथ में, कोप के साथ में, मीन्स एक डेड बॉडी के साथ में। तो यहाँ पे भी क्या है, सिमिले है। नेक्स्ट एक और लाइन आई थी इसमें, वैन पेल एज अ लेट विंटर मून, तो यहाँ पे एज यूज हुआ है, तो ये दो ही तो वर्ड यूज होते हैं सिमिले में। लाइक नजर आ जाएगा आपको या फिर एज नजर आ जाए तो समझ लीजिए सिमिले है। तो अगर इस पोएम में से ये स्टैंजा आ जाता है और आपसे पूछा जाता है कि कौन सा पोएटिक डिवाइस है, तो सिमिले यूज है। दूसरा देखिए रिपीटेशन यूज हुआ है। रिपीटेशन भी एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें एक वर्ड की रिपीटेशन होती है, वर्ड की रिपीटेशन होते हैं, एलिट्रेशन के साथ में इसको कंबाइन मत कीजिएगा, रिपीटेशन। आप देखिए लास्ट की जो लाइन है, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ठीक है, पोएट क्या करती गई, वो हंसती गई, हंसती गई एंड हंसती गई। तो रिपीटेशन ही तो है ये वर्ड्स की, स्माइल स्माइल एंड स्माइल, तो रिपीटेशन यूज हुआ है इसमें। नेक्स्ट देखिए सिंबल्स, सिंबल्स होते हैं प्रतीक, मीन्स बात किसी और चीज की होती है लेकिन उसके माध्यम से बात किसी और की जाती है। तो इसमें सिंबल्स यूज है एंड इमेजरी यूज हुई है। कैसे, देखिए कौन कौन से सिंबल यूज हुआ है, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, याद आया होगा आपको स्टैंजा, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग आया है इसमें, तो ये एक सिंबल की तरह यूज किया गया। किस चीज के दिखाते हैं यहाँ पे, यंग ट्रीज, तो ये दिखाते हैं यूथ एंड विटैलिटी को। विटैलिटी होती है जीवन शक्ति, जिसके अंदर जीवन जीने का उत्साह होता है उसे कहते हैं विटैलिटी, ठीक है। यूथ को दिखाते हैं ट्रीज एंड विटैलिटी को दिखाते हैं। अब किस चीज को सिग्निफाई करते हैं, सिग्निफाई, क्योंकि वो पीछे की ओर दौड़े जा रहे हैं तो वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट हैज पास्ड एट अ फास्ट पेस, जो कि बड़ी तेजी से भागा हुआ जा रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाई द पोएटेस यूज द सिंबल यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, तो उसका आंसर यही आप लिखोगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए दूसरा इसमें सिंबल यूज किया है मैरी चिल्ड्रन, खुश होते हुए बच्चे। अब जो खुश होते हुए बच्चे हैं वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये जो मैरी चिल्ड्रन है वो शो, वो दिखाते हैं कंट्रास्ट, कंट्रास्ट होता है विरोधाभास। किस किस में विरोधाभास दिखा रहे हैं, वो ओल्ड एज एंड चाइल्डहुड में विरोधाभास दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से जो बच्चे हैं वो चाइल्डहुड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, वो बचपन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि बचपन में बच्चे कितने एक्टिव होते हैं, लेकिन उसकी जो मदर है वो कितनी इनएक्टिव होकर बैठी हुई थी कार में, वो उसका माउथ खुला हुआ था एंड वो डोजिंग कर रही थी, इनएक्टिव थी बिल्कुल। तो यहाँ पे कंट्रास्ट दिखाया गया। तो ये दो क्वेश्चन तो यहीं से कवर हो जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। अब क्वेश्चन आता है लास्ट वाला कि व्हाई द पोएटेस कंपेयर्स हर मदर फेस टू लेट विंटर्स मून। तो देखिए आंसर,
द लेट विंटर्स मून, जो लेट विंटर मून होता है, लुक्स डल, वो बिल्कुल डल दिखाई देता है। इट लॉसेस, वो खो देता है इट्स ब्राइटनेस, अपनी चमक को। जब रात में लेट विंटर मून, विंटर में जब हम लेट रात हो जाती है उसमें मून को देखते हैं तो उसमें किसी तरह की कोई ब्राइटनेस नहीं, उसकी जो ब्राइटनेस होती है, उसकी जो रोशनी होती है वो अर्थ तक नहीं आ पाती, जस्ट बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। ठीक है, तो जो मून होता है वो डल दिखाई देता है विंटर में, एंड ब्राइटनेस उसकी खो जाती है। तो यहाँ सेम वही तो हुआ है। सो इसीलिए वजह से द पोइटेस कंपेयर्स हर मदर फेस टू लेट विंटर्स मून, जो पोइटेस है वो अपनी मदर के फेस का कंपेरिजन करती है लेट विंटर मून से, बिकॉज हर मदर हैज ग्रोन ओल्ड, बिकॉज उसकी मदर ओल्ड हो चुकी है, एंड हैज लॉस्ट, और वो खो चुकी है, ऑल हर चार्म, अपने सारी चार्म, आकर्षण, सब कुछ खो चुकी है, एंड लुक्स लाइफलेस, और वो कैसे दिखाई देती है, लाइफलेस दिखाई देती है, कैसे, लाइक अ डेड बॉडी, एक डेड बॉडी की तरह। यही रीजन है कि पोइटेस ने अपनी मदर का फेस का कंपैरिजन किया है लेट विंटर मून से। ठीक है, तो चलो दूसरी पोएम, होप सारी समझ में आई होगी। चलो दूसरी पोएम देखते हैं, कीपिंग क्वाइट। चलिए अब करते हैं कीपिंग क्वाइट पोएम। देखिए कीपिंग क्वाइट पोएम भी एक बहुत अच्छी पोएम है जो कि लिखी है पैब्लो नेरुडा ने। तो कीपिंग क्वाइट का मतलब सभी जानते हैं, क्लास में भी हमेशा टीचर बोलते रहते हैं कीप साइलेंट कीपिंग क्वाइट है, राइट। तो कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है शांत हो जाना। अब ये जो पोएम है शांत हो जाना, इसका मतलब, इसके लिटरल मीनिंग पे मजा है कि शांत होना। शांत होने का मतलब जो मेन थीम है ना इस पोएम का, वो याद रखिएगा। मेन थीम है इस पोएम का इंट्रोस्पेक्शन करना। इंट्रोस्पेक्शन होता है आत्मनिरीक्षण, एक होता है एक्सट्रोस्पेक्शन, एक होता है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन होता है अपने अंदर झांक कर देखना कि भाई आप कर क्या रहे हो, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अगर मैं सही नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, मैं सही कर रहा हूँ तो कहाँ ऐसी कमी है जो मुझे करनी चाहिए। मीन्स हमें थोड़ी देर के लिए शांत हो जाना है और इंट्रोस्पेक्शन करना है। जब हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो शायद हम अपने आप को अच्छे से समझ पाएंगे, और जब हम अपने आप को अच्छे से समझेंगे तो अदर पर्सन के साथ में हमारा जो बिहेवियर होगा बहुत अच्छा होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। यही थीम है पोएम का, टू डू इंट्रोस्पेक्शन एंड टू क्रिएट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो देखते हैं इसके मीनिंग को, पूरे के पूरे समरी देख लेते हैं इस पोएम के, और उसके बाद जो लिटरेरी डिवाइसेस इसमें यूज है वो हम डिस्कस करेंगे। द पोएट आस्क अस टू काउंट टू 12। जो पोएट है इसमें वो हमें कहते हैं कि 12 तक काउंट करो, 12 तक काउंट करने के लिए कहते हैं, और क्यों, एंड नॉट टू मेक एनी मूवमेंट, और किसी तरह का कोई मूवमेंट मत करो। तो क्या कह रहे हैं पोएट ये कह रहे हैं कि 12 तक काउंट करो और किसी तरह का कोई मूवमेंट मत करो। ही सेज, वे आगे कहते हैं, टू अस टू स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए रुकने के लिए वो हमें कहते हैं। तो क्वेश्चन भी आता है, फॉर हाउ लॉन्ग द पोएट इज सेइंग टू स्टॉप, कितने समय के लिए रुकने के लिए कह रहे हैं पोएट, ओनली फॉर 1 सेकेंड। एंड नॉट टू मूव, और कह रहे हैं कि मूव मत करो, क्या मूव मत करो, अवर आर्म्स इवन, अपने हाथों तक को भी। मीन्स इतने साइलेंट हो जाओ, इतने बिल्कुल सारी की सारी एक्टिविटी जो आप कर रहे हो वो रोक दीजिए, और अपने आर्म्स को बिल्कुल भी मूव मत कीजिए, सारी एक्टिविटीज को स्टॉप कर दीजिए। नेक्स्ट, द पोएट सेज दैट इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। ये जो मोमेंट होगा, कौन सा मोमेंट, जब एवरीवन विल बी कीप क्वाइट, जब हर कोई शांत होगा, तो ये मोमेंट होगा एक्सोटिक। एक्सोटिक होता है स्ट्रेंज, अगर ये स्ट्रेंज आता है पेपर में तो एक्सोटिक का मीनिंग पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा स्ट्रेंज, बहुत ही विचित्र या फिर अनयूजुअल। ऐसा कभी होता है कि सब लोग इस पूरी अर्थ पर सारे के सारे लोग बिल्कुल शांत हो जाए, नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ कि सब लोग बिल्कुल साइलेंट हो गए तो ये मोमेंट होगा एक्सोटिक। देयर वुड बी नो रश एंड नॉइस, जब सब शांत हो जाएंगे ना तो कोई रश होगा एंड ना ही कोई नॉइस होगा। देयर वुड बी कंप्लीट साइलेंस होगी हर जगह पे। वी शैल फील अ स्ट्रेंज टुगेदरनेस, और हम एक बहुत ही स्ट्रेंज टुगेदरनेस को फील करेंगे। इन दिस मोमेंट ऑफ साइलेंस, ये जो साइलेंस वाला मोमेंट होगा, एंड इनएक्टिविटी, और कैसा मोमेंट होगा, इनएक्टिविटी, वाई, बिकॉज एवरीवन विल बी कीप क्वाइट, क्योंकि हर कोई तो शांत रहेंगे। तो कैसा होगा वो मोमेंट, साइलेंस से भरा हुआ होगा एंड इनएक्टिविटी से भरा हुआ होगा। तो इस मोमेंट पे फिशरमैन विल नॉट हार्म एनी फिश। भाई फिशरमैन का काम क्या होता है, फिश को पकड़ना, तो जब वो अपना काम ही नहीं करेंगे तो वो किसी भी फिश को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द वेल्स, और जो वेल्स है इन द कोल्ड सी, बिल्कुल ठंडे समुद्र में, क्या होगा उनका, विल बी सेफ, वो सेफ रहेंगे। वाई, बिकॉज द फिशरमैन उनको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। द मैन, वे इंसान, हु गैदर्स, जो इकट्ठा करते हैं क्या, सोल्ट, नमक को, विल लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वे थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और अपने जो उनकी घायल हाथ है उनको देखेंगे। घायल हाथ क्यों है, देखिए नमक जो होता है वो स्किन को डिस्ट्रॉय कर देता है, डैमेज कर देता है। तो ऐसे लोग जो क्या करते हैं, सोल्ट को गैदर करते रहते हैं, वो बेचारे अपने काम में लगे रहते हैं, वो ये नहीं देखते कि वो फिजिकली अपने आप को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। बट एट दैट टाइम व्हेन दे विल बी कीप क्वाइट, जब वो बिल्कुल शांत होंगे, क्या करेंगे वो, दे विल लुक एट देयर हर्ट
हैंड्स, वो अपने घायल हाथों को देखेंगे। द पोएट सेज, पोएट आगे कहते हैं दैट दोज, कि वे लोग हु आर वेगिंग वॉर्स, वेगिंग मतलब होता है शुरू करना, जो लोग युद्ध करते रहते हैं किसके खिलाफ, अगेंस्ट द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के खिलाफ, एंड ह्यूमन बीइंग, और इंसानों के खिलाफ, बाय यूजिंग, और कैसे करते हैं वो, बाय यूजिंग पॉइजनस गैस, कैसी गैसेस भाई, अलग अलग गैसेस को यूज करते हैं वो, ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, इन्वायरमेंट दूषित हो जाता है, डिफोरेस्टेशन करते जा रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं। तो क्या करें, पेड़ों को काटना मतलब कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना, और जब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होगा, आपको पता ही है कि नेचर अपने आप को बैलेंस करती है, फिर क्या होते हैं, तो फिर डिजास्टर्स आते हैं, और डिजास्टर्स में आप सबको पता है कि कितना बड़ा नुकसान होता है, ठीक है। तो ऐसे इंसान क्या, जो इन्वायरमेंट के खिलाफ है, इंसानों के खिलाफ युद्ध लड़ते रहते हैं, और कैसे युद्ध लड़ते हैं, पॉइजनस गैस का यूज करके, एंड द फायर, और फायर मीन्स होता है जितने भी एटम बम्स यूज किए जाते हैं वो सारे फायर यूज करके। तो वो क्या करेंगे उस टाइम पे, मस्ट स्टॉप देयर डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, क्योंकि वो साइलेंट हो जाएंगे, बिल्कुल स्टॉप हो जाएंगे, तो वो भी अपने डिस्ट्रक्टिव विनाशकारी एक्टिविटीज को स्टॉप करेंगे कुछ टाइम के लिए। दे विल पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वो क्लीन क्लॉथ पहनेंगे। अब देखिए इसमें बहुत सारे सिंबल्स यूज हुए जो कि मैं पोएम के लास्ट में डिस्कस करूंगी आपसे। अब क्लीन क्लोथ्स का मतलब यहाँ पे साफ सुथरे कपड़े नहीं है, मीनिंग बताऊंगी बाद में, लेकिन अभी बस मीनिंग देख लीजिए लाइन का। दे विल पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वो बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े धारण करेंगे, पहनेंगे, एंड वॉक, और वो वॉक करेंगे मीन्स घूमेंगे, विद देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ में। अब यहाँ पे जो ब्रदर है ये भी एक इमेज यूज हुई है, ये भी एक सिंबल है, वो मैं बाद में बताऊंगी। दे विल बिल्ट मैच्युअल अंडरस्टैंडिंग, और वे अपने उनके बीच में क्या बिल्ट हो जाएगी, मैच्युअल अंडरस्टैंडिंग। अभी तो सब लड़ रहे हैं एक दूसरे को, सब अपना अपना फायदा देखने के लिए ना, ये नहीं देख रहे कि दूसरे सामने वाले को कितना नुकसान हो रहा है, बस अपने अपने फायदे में लगे पड़े हैं। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो है ही नहीं लोगों के बीच में। लेकिन जब सब साइलेंट हो जाएंगे तो ऐसे लोग जो युद्धों की तैयारी में लगे हुए हैं, वो युद्ध जो गैसेस के साथ में कर रहे हैं, वे युद्ध जो फायर के साथ में कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को दूषित कर रहे हैं, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, या फिर ह्यूमन बींग के ऊपर अटैक, एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक करके ह्यूमन बींग्स को नुकसान पहुंचा रही है, तो वो लोग रुकेंगे, अपने आप को देखेंगे। राइट, नेक्स्ट देखिए द पोएट एडवाइजेज, पोएट यहाँ पे एडवाइस देते हैं दैट वी शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। अभी ऊपर पोएट क्या कह रहे हैं, टोटल इनएक्टिव होने के लिए तो कह रहे हैं, पोएट कह रहे हैं कि हमें अपने हाथों को ज्यादा मूव नहीं करना चाहिए, हमें सारी एक्टिविटीज को रोक देना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए। तो पोएट यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि कंफ्यूज मत होइए, जो मैं टोटल इनएक्टिविटी की बात कर रहा हूं उसमें कंफ्यूज मत होइए। ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट डेथ, कि भाई मैं अगर टोटल इनएक्टिविटी की बात कर रहा हूं तो मैं किसी डेथ के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि सब मर जाएंगे। शांत होने का मतलब डेथ नहीं है। लाइफ इज एज इट इज, लाइफ वैसे ही रहेगी। आप 2 मिनट के लिए शांत हो गए, आप 1 सेकंड के लिए शांत हो गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लाइफ पे। लाइफ वैसी ही चलती रहेगी जैसी वो है। इफ वी विल नॉट बी सिंगल माइंडेड, अब देखिए यहाँ पे पोएट ये कह रहे हैं कि अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं होंगे फॉर मूविंग अवर लाइफ, अपनी लाइफ को मूव करने के लिए, मीन्स अगर हमारा लाइफ में कोई एम नहीं है और हम सिंगल माइंडेड नहीं है, हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, ये करना है वो करना है, ये कैसे वो कैसे, तो अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं है अपनी लाइफ को मूव करने के लिए तो क्या होगा, वी विल ऑलवेज बी कंफ्यूज, हम हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, कभी भी हम अपने मोटिव को हासिल नहीं कर पाएंगे। द पोएट अगेन सेज, पोएट अगेन हमें कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, टू द पीपल, लोगों से, टू बी साइलेंट, कि साइलेंट हो जाओ। अभी ऊपर भी कह रहे थे, यहाँ पे भी पोएट कह रहे हैं कि साइलेंट हो जाइए। दिस साइलेंस विल बी ह्यूज, ये जो साइलेंस होगी कैसी होगी, ये ह्यूज होगी। वाई, भाई कोई एक इंसान थोड़ा चुप होगा, या फिर 2 इंसान, या फिर एक पर्टिकुलर एरिया। पोएट तो सारे वर्ल्ड से अर्ज कर रहे हैं शांत होने के लिए। तो जब हर जगह साइलेंस हो जाएगा तो कैसी साइलेंस होगी, वो ह्यूज साइलेंस होगी। इट माइट इंटरप्ट, और ये जो साइलेंस होगी ये इंटरप्ट कर देगी, वो खत्म कर देगी, बाधित कर देगी किस चीज को, द सैडनेस, उस दुख को। कौन से दुख को, ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, अपने आप को न समझ पाने का जो दुख है लोगों के अंदर। तो यहाँ पे इस पोएम में पोएट ने 2 ऐसी सैडनेस बताई है जो कि हम ह्यूमन लाइफ में पाई जाती है। फर्स्ट तो क्या है, ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, अपने आप को न समझ पाने का दुख। दूसरा, एंड द फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का डर। तो ये 2 डर होते हैं इंसानों के बीच में जो हर किसी में पाए जाते हैं। पहला तो समझ ही नहीं पाते कि क्या करना है क्या करना है, तो ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड द फियर ऑफ डेथ। तो ये जो 2 सैडनेस है लाइफ की, जब हम साइलेंट हो जाएंगे तो शायद वो कुछ ना कुछ हद तक कम
हो जाएगी। नेक्स्ट, दिस मोमेंट ऑफ साइलेंस, ये जो साइलेंस का मोमेंट होगा, कैन रियली हेल्प अस, ये हमारी हेल्प कर सकता है टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, अपने आप को समझने में। अभी तक तो हम समझ ही नहीं पा रहे, कंफ्यूज हो रहे हैं। तो जब हम साइलेंट होंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, सोचेंगे अपने लाइफ के मोटिव के बारे में, सिंगल माइंडेड होंगे, तो शायद हम अपने आप को अच्छे से समझ पाए। नेक्स्ट, द पोएट गिव्स अस एन एग्जाम्पल ऑफ नेचर, पोएट अब इस पोएम में हमें एक एग्जाम्पल देते हैं नेचर का। क्या देते हैं? ही सेज, वे कहते हैं, दैट द अर्थ कैन टीच अस, कि शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है। क्या सिखा सकती है? व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब सब कुछ मरा हुआ प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। इट अलाइव्स द नेक्स्ट मोमेंट, वो अगले ही पल क्या हो जाता है? अलाइव नजर आने लगता है, बिल्कुल जीवित नजर आने लगता है। तो देखिए यहाँ पे पोएट का कहने का ये मतलब है कि अर्थ जो है वो हमें सिखा सकती है कि जब सब कुछ मरा हुआ प्रतीत होता है, सब कुछ ऐसा लगता है खत्म हो गया, सब कुछ अगले ही पल सब कुछ जीवित हो जाता है। कैसे? देखिए, ऑटम सीजन सभी ने देखा है। ऑटम सीजन एक ऐसा सीजन होता है जिसमें जो पेड़ होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, उनके सारे लीव्स शेड हो जाती है, कुछ नहीं रहता, ना फ्रूट होते हैं, ना पत्तियां होती है, कोई कुछ भी नहीं होता पेड़ पे, वो बिल्कुल एकदम बेर नजर आते हैं, कुछ भी नहीं होता, और ऐसा लगता है ये क्या, बस लकड़ी लकड़ी खड़ी है। तो बिल्कुल लाइफलेस नजर आता है हमें हर जगह। जो नेचर होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, सब लाइफलेस नजर आते हैं। क्या वो रियल में लाइफलेस हो जाते हैं, मर चुके होते हैं? नहीं, इनफैक्ट उनके अंदर एक प्रोसेस चल रहा होता है, एक न्यू लाइफ का। अब देखिए, जब ऑटम सीजन खत्म होता है, स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग में पेड़ों पे छोटे 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 सी पत्तियां आनी शुरू हो जाती है, और उसके बाद फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आते हैं। तो मीन्स एक ऐसा टाइम आया था लाइफ में ट्रीज की, नेचर की, जब सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन सब कुछ खत्म नहीं था, अंदर ही अंदर एक प्रोसेस चल रहा था। एंड जब वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ, उसके बाद क्या हुआ? सारी जगह हरियाली हरियाली छा गई, ग्रीनरी हो गई हर जगह। राइट? तो सेम यहाँ पे पॉइंट ये कह रहे हैं, इन द सेम वे, उसी तरीके से, व्हेन वी विल बी साइलेंट, जब हम साइलेंट होंगे ना, तो क्या होगा? एंड डू इंट्रोस्पेक्शन, और इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे, अपने आप को देखेंगे, जांचेंगे, तो क्या होगा? वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, शायद हम तब अपने आप को समझ पाएंगे, हम एबल हो पाएंगे अपने आप को समझने में। ऐसा नहीं बस लगे पड़े हैं काम में, लगे पड़े हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। जब तक आप रुकेंगे नहीं, इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे, तब तक आप अपने आप को नहीं समझ पाओगे। अ मैच्योर अंडरस्टैंडिंग विल डेवलप अमंग अस, और तभी हमारे बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाएगी। कब? जब हम साइलेंट हो जाएंगे एंड इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। बस यही सारा का सारा थीम है इस पोएम का। क्या थीम है? इंट्रोस्पेक्शन करना, थोड़े समय के लिए रुक के देखना कि आप क्या कर रहे हो, क्या आपको करना चाहिए। आपको सिंगल माइंडेड होना पड़ेगा, अपने एम को सेट करना पड़ेगा, और फिर उसी डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। हमें डिफोरेस्टेशन को रोकना पड़ेगा, है ना। हम इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते जा रहे हैं, जिसका परिणाम हम ही भुगतेंगे आगे। न्यू न्यू एटम बम्स को हम इन्वेंट करते जा रहे हैं, जो कि काफी डिस्ट्रक्टिव होंगे अगर उनको यूज किया जा सकता है। तो बस पोएट ने यही कहा है, अपनी हर तरीके की एक्टिविटी को रोक दीजिए एंड सोचिए आपको क्या करना है। दिस इज द पोएम। होप समझ में आ गई होगी आपको। तो चलो अब इसके देख लेते हैं लिटरेरी डिवाइस। देखिए, सबसे पहला जो पोएटिक डिवाइस इसमें यूज हुआ है वो है, सारे के सारे फिगर ऑफ स्पीच है, बस सिंबोलिज्म को छोड़ के। सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज हुआ है एलिट्रेशन। देखिए, एलिट्रेशन आपको पता ही होगा, अगर आपको नहीं पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी आपको। सारे के सारे फिगर ऑफ स्पीच मैंने करा रखे जो जो आपकी पॉइंट्स में यूज हुए हैं। एलिट्रेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होते हैं जिसमें कॉन्सोनेंट की रिपीटेशन होती है। और कहाँ पे होती है रिपीटेशन? बिल्कुल एट द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड के स्टार्टिंग में। और वे जितने वर्ड होते हैं वो क्लोजली प्लेस किए जाते हैं, पास पास में ही यूज होते हैं। जैसे ये वाली लाइन थी, वी विल काउंट अप टू 12, तो वी विल, तो देखिए एक बार, देखिए पास पास में ही यूज हुआ है। यहाँ पे वी के साथ में यहाँ पे डब्ल्यू से स्टार्ट है वर्ड, और फिर अगला वर्ड भी डब्ल्यू से स्टार्ट है। हो सकता हो कि आगे के जो वर्ड है वो भी डब्ल्यू से स्टार्ट हो, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको एक लाइन में ऐसे वर्ड्स नजर आ जाए जो कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुए हैं और सेम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, तो वहां पे एलिट्रेशन होता है। अब देखिए ये वाली लाइन देखिए, सडन स्ट्रेंजनेस। अब देखिए सडन स्ट्रेंजनेस थी, तो यहाँ पे ये भी एस से स्टार्ट है, ये भी एस से स्टार्ट है, तो ये वाली लाइन, इसमें भी एलिट्रेशन यूज हुआ है। ये वाली लाइन थी स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, पॉइंट हमें कह रहे थे स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, तो देखिए स्टॉप एक ही लाइन में एस से एक वर्ड एंड सेकेंड वर्ड भी एस से स्टार्ट है, तो ये भी एलिट्रेशन है। यहाँ पे देखिए हिज हर्ट हैंड था ना, द मैन गैदरिंग सोल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, ये था हिज हर्ट हैंड्स, तो एच से स्टार्ट है, एच से स्टार्ट है, एस से स्टार्ट है, एलिट्रेशन है। पुट ऑन क्लीन क्लॉथ,
ठीक है। तो यहाँ पे क्लीन क्लोथ, एक ही लाइन में दो वर्ड सेम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, तो हम कह सकते हैं कि इस पोएम में एलिटेशन यूज हुआ। नेक्स्ट देखिए रिपीटिशन। रिपीटिशन होता है किसी वर्ड का रिपीट होना या फिर किसी फ्रेज का रिपीट होना। इसे ये जो ऐसा है इसको हम रिपीट ऑफ द वर्ड नहीं कह सकते। वर्ड का रिपीट मतलब कि वर्ड आएंगे जैसे विदाउट रश, विदाउट इंजन। अब देखिए एक ही लाइन में विदाउट ये है एंड विदाउट ये है, तो ये यूज हुआ है, तो इसमें रिपीटिशन भी है। नेक्स्ट देखिए पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसे हम हिंदी में कहते हैं मानवीकरण। मानवीकरण जहाँ पे किसी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन ट्रेट दे दिए जाते हैं, मीन्स उनको ऐसा काम करते हुए दिखाया जाता है जो कि ह्यूमन बीइंग करते हैं, लिविंग बीइंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लाइन थी अर्थ कैन टीच अस, अर्थ हमें सिखा सकती है। अब बताइए अर्थ सिखा सकता है, अर्थ बोल के सिखा रही है हम लोगों को, टीच कर सकती है क्या अर्थ? नहीं, अर्थ टीच नहीं कर सकती। वाई? बिकॉज जो टीचिंग का जो ट्रेट होता है वो ह्यूमन ट्रेट होता है, वो ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो यहाँ पे अर्थ को कर दिया गया पर्सोनिफाइड, मीन्स यहाँ पे यूज हुआ है पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण कर दिया गया अर्थ का। अब सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म होता है प्रतीक, प्रतीक यूज होना, कि ऐसे वर्ड जो जिनका एक्चुअल मीनिंग कुछ हो रहा है और वो किसी उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे कहते हैं सिंबलिज्म। तो सिंबलिज्म यूज हुआ है, देखिए इसमें ब्रदर्स आए थे ना कि दे विल डू नथिंग एंड विल वॉक इन द शेड ऑफ देयर ब्रदर्स। तो ब्रदर्स का मतलब यहाँ पे मैनकाइंड है, मानवता। मैनकाइंड, अब जो ब्रदर्स है वो यहाँ पे पूरी मानवता को शो कर रहे हैं कि जो इंसान है वो पूरे मानवता के साथ में ब्रदरहुड की स्थापना करेंगे। वॉर विद गैस, जो वॉर विद गैस है वो किसको शो कर रहा है? पोल्यूशन को। भाई जो गैसेज होते हैं, जो हार्मफुल गैसेज होते हैं, इन्वायरमेंट में जाते हैं, इन्वायरमेंट में जाके वो क्या करती है? एयर को पोल्यूट कर देती है। ठीक है, तो ये पोल्यूशन को शो कर रहा है, यहाँ पे ये पोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। शेड प्रोटेक्शन, ठीक है, शेड किसको दिखा रहा है? प्रोटेक्शन को। क्लीन क्लॉथ है ना, दे विल पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, तो क्लीन क्लॉथ का मतलब है शांति की स्थापना करेंगे भाई। वो क्लीन क्लॉथ जब पहनेंगे तो इसका मतलब क्या है? दे विल एस्टेब्लिश पीस, शांति की स्थापना करेंगे वो। ग्रीन वॉर, ठीक है, तो ग्रीन वॉर का मतलब है डिफोरेस्टेशन। ग्रीन क्या होते हैं? जितने भी पेड़ पौधे होते हैं ग्रीन होते हैं, तो मीन्स हम ऐसा काम कर रहे हैं, हम डिफोरेस्टेशन करते जा रहे हैं और हम अपने ही लिए मुसीबत खड़ी करते जा रहे हैं। तो ग्रीन वॉर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है डिफोरेस्टेशन। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एलिटेशन यूज है, रिपीटेशन यूज है, पर्सोनिफिकेशन एंड सिंबलिज्म। तो इस तरीके से ये पोएम भी कंप्लीट हो गई, होप समझ में आएगी। चलो दूसरी पोएम देखते हैं। नेक्स्ट पोएम है आ थिंग ऑफ ब्यूटी। देखिए ये पोएम भी बहुत अच्छी है, जो कि लिखी है जॉन कीट्स ने। अब देखिए आपको इसको सुन के आ थिंग ऑफ ब्यूटी मीन्स ब्यूटी, भाई देखिए यहाँ पे किसी फिजिकल ब्यूटी की बात नहीं हो रही कि तुम बहुत सुंदर, तुम चांद के जैसे हो, फलाना ढिंकाना, वो बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जॉन कीट्स ने हमें बताया है थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में। उनका मानना है कि जो भी नेचर में पाई जाती है, जितनी भी सारी चीजें हैं जो नेचर हमें प्रोवाइड करते हैं, वो सारी की सारी क्या है? आ थिंग ऑफ ब्यूटी है। तो चलो इसको देख लेते हैं लाइन बाय लाइन, एंड आफ्टर दैट हम इसके लिटरेरी डिवाइसेस को भी डिस्कस करेंगे। देखो पोएट कहते हैं आ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। जो सुंदरता की चीजें हैं वो कैसे जॉय है? एक ऐसा जॉय है जो कभी समाप्त नहीं होता, जॉय फॉर एवर है। इट नेवर पासेज इनटू नथिंगनेस, और नथिंगनेस मतलब खत्म हो जाना, ये कभी भी खत्म नहीं होता। क्या? आ थिंग ऑफ ब्यूटी। जितनी भी नेचुरल थिंग्स है जिन्हें देख के हमें खुशी मिलती है, वो कभी भी खत्म नहीं होती। जितनी भी नेचुरल थिंग है वो कभी समाप्त नहीं होती। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज डे बाय डे, और इसकी जो लवलीनेस है, इसकी जो सुंदरता है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। आ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ क्वाइट बावर। बावर जो होता है ना, कुंज, कुंज जो पेड़ पौधों से बना हुआ होता है, जिसमें बहुत सारे ट्रीज, हर्ब्स एंड सब्स होते हैं। तो पोएट का कहना है कि आ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ क्वाइट बावर, वो एक क्वाइट बावर है। वेयर, जहां पर वी कैन एंजॉय आ स्वीट स्लीप, जहां पे हम स्वीट स्लीप को एंजॉय कर सकते हैं। और वो नींद कैसी होगी? जब हम सोएंगे वो हमारी स्लीप कैसी होगी? विद लवली ड्रीम्स, बहुत अच्छे ड्रीम से भरी हुई। आ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस, इट गिव्स अस, क्या देती है ये? आ थिंग ऑफ ब्यूटी हमें हेल्थ देती है एंड पीस ऑफ माइंड, और हमें पीस ऑफ माइंड भी देती है। आप देख लीजिए जितने भी पेड़ पौधे हैं, फ्लावर है, अगर पेड़ पौधों को हम खत्म कर दें इन्वायरमेंट से, तो क्या होगा? क्या हम हेल्दी रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे भाई। एयर के ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो आ थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमें हेल्थ प्रोवाइड करती है एंड वो हमें पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करती है। द पोएट फील्स, पोएट को ऐसा फील होता है दैट एवरी मॉर्निंग, की हर सुबह को वी विथ, हम बनाते हैं, गूंथते हैं, अ फ्लावरी बैंड, एक फ्लावरी बैंड गूंथते हैं एवरी मॉर्निंग, विच बाइंड्स अस टू दिस अर्थ, जो कि हमें इस अर्थ से बांध कर रखता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है व्हाट वी डू
एवरी मॉर्निंग, हम हर सुबह क्या करते हैं, तो वी विथ अ फ्लावरी बैंड। एंड ये भी क्वेश्चन आता है कि हु बाइंड्स अस टू द अर्थ, हमें अर्थ से बांधकर कौन रखता है, द फ्लावरी बैंड वी विथ एवरी डे, एवरी मॉर्निंग। तो वो फ्लावरी बैंड जो हम एवरी मॉर्निंग रिथ करते हैं, गूंथते हैं, बनाते हैं, वो हमें इस अर्थ से बांधकर रखते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, दिस वर्ल्ड इज, अब यहाँ पे पोएट ने हमें बताया है कि ये जो वर्ल्ड है इसमें दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। क्या क्या है यहाँ पर, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन भी आता है कि लिस्ट द थिंग्स दैट आर द कॉज ऑफ आर सफरिंग, जो कि हमारी सफरिंग का रीजन है, उन सारी की सारी चीजों की लिस्ट बनाइए। तो देखिए क्या क्या है वो। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स, डिसअपॉइंटमेंट्स के लिए पोएम में वर्ड यूज हुआ डेस्पोडेंस। तो डेस्पोडेंस का मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट्स, निराशा है इस दुनिया में। आप देख लीजिए हर इंसान किसी ना किसी रीजन से हमें क्या है, डिसअपॉइंटमेंट है। किसी को कुछ मिल गया तो वो इसलिए डिसअपॉइंट है कि हमें ये नहीं मिला, किसी मतलब कि कुछ ना कुछ कमी लाइफ में रह ही जाती है और इंसान डिसअपॉइंटमेंट रहता है। ठीक है, देयर इज लैक ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की कमी है भाई, बिल्कुल है, मानवता की तो कमी आज के टाइम में बहुत है। कोई किसी को नहीं देख सकता, कोई किसी को एक आंख नहीं भाता आज के टाइम में। बस सब लोग अपने मोटिव्स को कंप्लीट करने में लगे पड़े, अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगे। वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि उनके इस काम से सामने वाले पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, सामने वाला मर रहा है, उसको कितना भी दुख क्यों ना हो रहा है भाई, अब लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए हैं। तो क्या है आज के टाइम में, लैक ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की कमी है। एंड नोबल नेचर, और अच्छे नोबल नेचर की कमी है। देर आर ग्लूमी डेज, उदासी से भरे हुए दिन है हमारी लाइफ में, सबकी लाइफ में है भाई। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में उदासी नहीं है, किसी ना किसी पॉइंट को लेके, किसी ना किसी चीज को लेके उदासी लगी रहती है लाइफ में। तो देर आर ग्लूमी डेज, ग्लूमी डेज है यहाँ पर इस अर्थ पर। इलनेस, बीमारियां है अलग अलग तरीके की। एंड ओवर डार्कन वेज, और ऐसे रास्ते हैं हमारे सामने जिन्हें हम जानते भी नहीं, रहस्यों से भरे पड़े हैं। अबाउट हुम, जिनके बारे में वी यूज टू सर्च, जिनके बारे में हम हमेशा सर्च करते रहते हैं। मीन्स ऐसे ऐसे रास्ते हैं जिनके बारे में हम सोच सोच के परेशान रहते हैं और हमेशा उनकी सर्च में लगे रहते हैं। स्टिल, तो इतनी सारी चीजें हैं, तो समझ में आ गया यहाँ पे डेस्पोडेंस है, ठीक है, ग्लूमी डेज है, ओवर डार्कन वेज है, इनलेस है, ठीक है, लैक ऑफ ह्यूमैनिटी है, एंड व्हाट इज दिस, नोबल नेचर की भी कमी है। तो ये सारी चीजें आप इनको माइंड में सेट कर लीजिए, क्वेश्चन आता है आपको यही सारी चीजें लिखनी है। तो अब पोएट कह रहे हैं कि इतनी सारी चीजें हैं इस दुनिया में, बट इसके बावजूद भी क्या है, स्टिल देयर, फिर भी देयर इज अ ग्लिमर ऑफ होप, फिर भी हमारे सामने एक उम्मीद है। क्या उम्मीद है वो, When a wonderful sight, जब हम एक वंडरफुल साइट देखते हैं, और ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, जब भी हम नेचर के किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, नेचर के ऑब्जेक्ट आप देख लीजिए, तारे देख लीजिए, मून देख लीजिए, ट्रीज देख लीजिए, रिवर्स देख लीजिए, जितने भी नेचुरल थिंग्स है। तो पोएट कह रहे हैं कि जब हम उनकी एक साइट देखते हैं, जब हम किसी भी नेचर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो क्या होता है, गिव्स अस, वो हमें देती है क्या, हैप्पीनेस, खुशी। मीन्स इतनी सारी चीजें हैं इस दुनिया में, इतने सारे दुखों के रीजन होने के बावजूद भी कुछ ऐसी चीजें हैं नेचर की जो हमें खुशी प्रोवाइड करती है, जो कि हमें प्लेजर देती है, हैप्पीनेस देती है। सम शेप्स ऑफ ब्यूटी, कुछ सुंदरता की ऐसी चीजें हैं। रिमूव्स, जो कि हटा देती है, द पोल्स ऑफ सैडनेस, इस दुख के पर्दे को, जो हमारे ऊपर ये सारे के सारे बादल छाए हुए दुखों के, इन सब चीजों की वजह से। तो जो सम शेप्स ऑफ ब्यूटी है वो इन सब चीजों को रिमूव कर देती है फ्रॉम आवर सैड स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब है यही है, स्पिरिट मतलब कि हमारी दुखी आत्मा, हमारे जो दुखी थॉट्स है, हमारा जो दुखी मन है, उस पे से इन सब सैडनेस के पर्दों को हटा देती। अब आपने देखा होगा कि लोग छुट्टियां मनाने हिल्स पे जा रहे हैं, ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे पानी है, ठीक है, स्ट्रीम्स है, झरने हैं, ऐसी जगह पे क्यों जाते हैं लोग, क्यों, क्योंकि वहां पे राहत मिलती है ना, यस मिलती है, ऑफकोर्स। अगर राहत ना मिलती तो शायद लोग वहां पे ना जाते। तो ये जितने भी नेचुरल थिंग है वो हमें राहत प्रोवाइड करते हैं, हमें प्लेजर देती है, हमें हैप्पीनेस देती है। तो यही सारी बातें इन लाइंस में पोएट ने बताई है। आगे देखते हैं। पोएट सेज दैट वन कैन फाइंड ब्यूटी इवन इन द सिंपलेस्ट थिंग्स। अब इस वाले स्टैंजा में या फिर इन वाली लाइंस में, इस पोएम में पोएट ने हमें बताया है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं अकॉर्डिंग टू द पोएट। देखिए हर किसी का परसेप्शन ब्यूटी को लेके अलग अलग हो सकता है। मे बी मुझे कुछ और पसंद हो नेचर में, आपको कुछ और पसंद हो, तो ऐसे ही किसी और पर्सन को कुछ और चीजें पसंद हो सकती है। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं जॉन किट्स का परसेप्शन अबाउट द ब्यूटी। तो उन्होंने इस वाले स्टेंजा में, इस वाले पैसेज में मैंने बताया है, जो कि पोएट ने बताया है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम आई थिंक वो ब्यूटी कह सकते हैं। देखिए पोएट कह रहे हैं कि दैट वन कैन फाइंड ब्यूटी इवन इन द सिंपलेस्ट थिंग्स।
वो हर किसी का अपना अपना नजरिया है, हर किसी को क्या हो सकता है, किसी को भी सिंपलेस्ट थिंग है उसमें भी ब्यूटी नजर आ सकती है। द सन, द मून, अब पोएट कह रहे हैं कि जो सन है, मून है, ट्रीज है, शिप मतलब कि भेड़, ठीक है, मीन्स यहाँ पे हम एनिमल्स को ले लेंगे। द डेफोडिल्स, डेफोडिल्स एक फूल होता है, ठीक है, तो जो डेफोडिल्स के फ्लावर है वो भी। द मस्करोज, मस्करोज, ठीक है, एंड द क्लियर वाटर स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स यानी कि धाराएं, बिल्कुल स्वच्छ पानी की धाराएं, क्या है ये, आर आ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो ये सारी की सारी सुंदरता की चीजें हैं। तो देखिए इस वाले पैसेज में आया है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं, उन चीजों के नाम लिखिए जो इंसान को दुखी बनाती है। तो यहाँ पे आया है, इस स्टैंजा में आया है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें पोएट ने आ थिंग ऑफ ब्यूटी कहा है। तो मून हो गया है, सन हो गया है, डेफोडिल्स, मस्करोज, क्लियर वाटर्स, रील्स। तो ये सारी की सारी सुंदरता की चीजें हैं। और क्यों है ये सुंदरता की चीजें, तो देखिए द साइट, इनकी जो साइट है, इनको देखते ही क्या होता है, स्ट्रीम कूल्स अस, जो वाटर की स्ट्रीम है, द साइट ऑफ स्ट्रीम, जब भी हम पानी की कोई धारा देखते हैं, स्वच्छ पानी की धारा देखते हैं, तो हमें कैसे फील होता है, कूल्स अस, हम वो हमें राहत की सांस देती है, एकदम अच्छे वाली फीलिंग आती है, ठीक है। ट्रीज गिव शेड, ट्रीज हमें क्या देते हैं, शेड देते हैं। भाई आप कहीं जा रहे हो, गर्मी की देख लीजिए, हर इंसान को छाया चाहिए गर्मी में, पेड़ के नीचे बैठे देखिए कितना आनंद आता है। आप धूप में काम कर रहे हो और वहीं पे आपको पेड़ की छाया मिल जाए तो कितना रिलीफ होगा आप लोगों को, यस होगा, ठीक है। तो ट्रीज गिव शेड, ट्रीज शेड देते हैं, एंड प्रोटेक्शन टू ऑल, सभी को देते हैं भाई को, वो तो किसी तरह का कोई पार्शलिटी करते नहीं है। आप जाइए ट्रीज के पास में, आप ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, बर्ड्स, एवरी इंसेक्ट, वो सब को शेड भी देते हैं एंड प्रोटेक्शन भी देते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, आई थिंक वो ब्यूटी है। नेक्स्ट देखिए, द पोएट फील्स, पोएट को ऐसा फील होता है दैट देर इज ब्यूटी नॉट ओनली इन लाइफ। अब देखिए लास्ट के स्टेंजा में पोएट हमें ये बताते हैं कि जितनी भी नेचुरल थिंग्स है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो ब्यूटी है वो लिविंग बीइंग्स में ही है, लिविंग थिंग्स में ही है। उनका मानना है कि जो डेड हो गए लोग, उस डेथ में, इवन डेथ में भी ब्यूटी छिपी हुई है। कैसे, वो देखो, उनका मानना है दैट देयर इज ब्यूटी नॉट ओनली इन लाइफ, कि केवल लाइफ में ही ब्यूटी नहीं है, बट ऑल्सो इन द डेथ, बल्कि अगर हम डेथ की बात करते तो डेथ में भी ब्यूटी है। ब्यूटी एंड जॉय इज ऑल्सो इनहेरेंट, ब्यूटी एंड जॉय जो है वो लिए जा सकते हैं, वो इनहेरेंट हुए हैं हम लोगों को इन द फॉल, मीन्स अगर कोई फॉल होता है, डिके होता है, नष्ट होता है, तो उसमें भी ब्यूटी है। एंड और डेथ में भी ब्यूटी है। और किसकी डेथ में ब्यूटी है, ऑफ द माइटी पीपल, माइटी पीपल की, ठीक है, ऐसे पीपल जो कि माइटी थे। और कौन थे वो माइटी, हु मेड मैनी सेक्रीफाइसेस, जिन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं अपने लाइफ में। अब आप देखिए, आप चंद्रशेखर आजाद को ले लीजिए, भगत सिंह को ले लीजिए, महाराणा प्रताप को ले लीजिए, तो देर आर मैनी एम्परर्स, हम एम्परर्स की बात कर सकते हैं, हम बहुत सारे पीपल की बात करते हैं जो हम लोगों को, जिन्होंने बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस किए अपनी लाइफ में, और आज भी हम उन्हें याद करते हैं, राइट। तो वो, उनको पोएट ने क्या कहा है, माइटी डेड, ठीक है, माइटी डेड, माइटी पीपल। क्वेश्चन भी आता है पोएम में, यूज हुआ माइटी डेड। तो माइटी डेड्स आर द पीपल हु सेक्रीफाइसेस देयर लाइफ फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, जिन्होंने कंट्री के लिए अपनी लाइफ को क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। तो वो भी, उनकी डेथ भी क्या है, आई थिंक वो ब्यूटी ही है, ठीक है। इट बिकम्स अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर ऑल दोज, उनकी जो लाइफ है, उनके जो सेक्रीफाइसेस है, वो हर किसके लिए, वो क्या बन जाते हैं, सोर्स ऑफ मोटिवेशन बन जाते हैं। वो किसके लिए, फॉर ऑल, सभी के लिए, दोज, उन लोगों के लिए, हु रीड, जो उनके बारे में पढ़ते हैं, और हियर, या सुनते हैं, दियर टेल्स, उनकी कहानियां। तो ऐसे लोगों के बारे में हमें कहां से पता चलता है, भैया तो हम बुक्स में पढ़ेंगे, या फिर हम अपने जो हमारे एंसेस्टर्स है, हम उनसे उनके बारे में कहानी सुनेंगे। तो हम उनके बारे में चाहे पढ़े चाहे सुने, तो उनके बारे में जब भी हम पढ़ते हैं या फिर उनके बारे में सुनते हैं, तो हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। वो हमारे लिए एक मोटिवेशन का सोर्स है, और यही रीजन है कि वो क्या है, आई थिंक वो ब्यूटी है। आगे, दस ब्यूटी, इस तरह से ब्यूटी इज रेफर्ड एन एंडलेस फाउंटेन। अब यहां पे ब्यूटी को कहा गया है एंडलेस फाउंटेन, मीन्स एंडलेस होता है जो कभी समाप्त नहीं होता। फाउंटेन तो हम सभी जानते हैं, फवारा होता है, तो फवारे में से पानी निकलता है, कभी खत्म नहीं होता। तो जो आई थिंक वो ब्यूटी है, कौन कौन, देखिए माइटी डेड है, मर गए,
ठीक है, डेथ हो गई उनकी, बट आज भी वो हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने हुए हैं। वो आई थिंक वो ब्यूटी है। जितने भी नेचुरल थिंग्स है वो क्या सब क्या है, एंडलेस फाउंटेन है, कभी समाप्त नहीं होने वाले। एन एटर्नल सोर्स ऑफ मोटिवेशन, वो हमारे लिए मोटिवेशन का एक सोर्स है। एन एलिक्सियर ऑफ लाइफ, और हमारे जीवन जीने का एक प्रेरणा है, वो हमारी लाइफ के लिए एक प्रेरणा है। इट इज अ प्रीसियस गिफ्ट। अब यहाँ पे इट किसके लिए यूज हुआ है, आथिंगो ब्यूटी के लिए। जितनी भी हम बातें कर रहे हैं आथिंगो ब्यूटी की, तो आथिंगो ब्यूटी इज अ प्रीसियस गिफ्ट। वो हमारे लिए एक अमूल्य उपहार है, गिफ्ट है वो हमारे लिए। फ्रॉम हेवन, कहां से मिल रहा है वो हमें, हेवन से मिल रहा है। ठीक है, आथिंगो ब्यूटी हमें कहां से मिल रहा है, हेवन से। विच गिव्स अस, जो कि हमें, यानी कि मीन्स ऐसी सुंदरता की चीजें, ये सारी की सारी आथिंगो ब्यूटी जो कि हमें हेवन से मिल रही है, हमें भगवान के द्वारा दी जा रही है। विच गिव्स अस, जो कि हमें देती है क्या, इन्फिनिट प्लेजर, इन्फिनिट कभी न समाप्त होने वाला सुख, एंड डिलाइट एंड हैप्पीनेस, खुशी। तो आथिंगो ब्यूटी गिव्स अस, क्या देती है वो हमें, इन्फिनिट प्लेजर एंड डिलाइट। ठीक है, तो देखा कितनी ब्यूटीफुल पोएम है। तो पोएट ने कितने अच्छे तरीके से नेचर का वर्णन किया है, इस दुनिया का वर्णन किया है कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, ये दुनिया दुखों से भरी पड़ी है, लेकिन इतने सारे दुख होने के बावजूद भी ये जो सारे की सारी ब्यूटी की चीजें हैं, ये जो आई थिंक वो ब्यूटी है, ये हमारे दुख को दूर कर देती है। दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। चलो अब हम इसके पोएटिक डिवाइसेस को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए इस पोएम में। सबसे पहले आप देख लीजिए एलिटेशन। एलिटेशन में आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, एलिटेशन रिपीटेशन होता है कॉन्सोनेंट्स का, और वो हर वर्ड में, एक लाइन में बहुत सारे वर्ड्स अगर ऐसे आए हुए हैं, दो या दो से ज्यादा, जो कि सेम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, तो वहां पे होता है एलिटेशन। तो देखिए अगर हम लाइन की बात करते हैं, यहाँ पे नोबल नेचर दोनों साथ में ही प्लेस है एक ही लाइन में, तो ये भी एन से स्टार्ट है, ये भी एन से स्टार्ट है, एलिटेशन है। अगली लाइन में आगे क्या है, सम शेप्स ऑफ ब्यूटी आया है, तो सम देखिए एस से स्टार्ट है, एस से स्टार्ट है, तो यहाँ पे भी एलिटेशन है इस वाली लाइन में। कूलिंग कवर्ट आप देख लीजिए, सी से स्टार्ट है, सी से, ये सारे के सारे अलग अलग लाइंस में यूज हुए हैं। फ्लावरी बैंड टू बाइंड, अब देखिए यहाँ पे बैंड आया है, यहाँ पे बाइंड आया है, ठीक है, एक ही लाइन में यूज हुआ है, बी एंड बी से स्टार्ट है, दोनों के दोनों वर्ड्स, एलिटेशन है। सिंपल शीप अलग लाइन में यूज हुआ है, जहां पे ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साइड बाय साइड ही यूज हुए हैं, पर जरूरी नहीं है कि साइड बाय साइड यूज हो, ये एक या दो, जैसे यहाँ पे बैंड टू बाइंड ऐसे यूज हुआ है, ऐसे भी हो सकते हैं, तो एलिटेशन है। अब देखिए पहले मेटाफर देख लीजिए, मेटाफर पहले समझा देती हूँ, एनाफोर अभी तक नहीं समझा आप लोगों को, अभी समझाने में शायद आपको टाइम, समझने में टाइम लगेगा। ये देखिए मेटाफर क्या होता है, मेटाफर जहां पे हम कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, लेकिन कंपैरेटिव वर्ड यूज नहीं होते। तो देखिए जितने भी नेचुरल थिंग्स हैं, द पोएट कंपेयर्स द कंपोनेंट्स ऑफ नेचर, जितने भी कंपोनेंट्स की बात हुई है यहाँ पे नेचर के, कौन कौन से, द सन, द मून, द ठीक है, द मस्क्रोज, डेफोडिल्स, द रील्स, ये सारे के सारे जितने भी कंपोनेंट्स की बात की है, पोएट ने उनका कंपैरिजन किया है किससे, इमोर्टल ड्रिंक से, एक ऐसी ड्रिंक जो कि कभी समाप्त नहीं होती। तो मेटाफर इसमें यूज हुआ है। तो दो तो फिगर ऑफ स्पीच हमने डिस्कस कर लिया, एक और देख लीजिए एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ द वर्ड। अब देखिए एनाफोरा होता है रिपीटेशन ऑफ द वर्ड एट द स्टार्टिंग ऑफ टू और मोर कंसेक्यूटिव लाइंस, मीन्स कंटिन्यू जो लाइन आ रही है, और वे सारे के सारी लाइन, दो भी हो सकती है वो लाइन, तीन भी हो सकती है, चार भी, ज्यादा भी हो सकती है, डजेंट मैटर, और वो सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही हो। देखो कैसे, अगर आप पोएम का स्ट्रेंज उठा के देखेंगे तो वहां पे एक लाइन स्टार्ट है ऑफ नोबल नेचर, अगला है ऑफ ग्लूमी डेज, नेक्स्ट है ऑफ ऑल द अनहेल्दी वेज। ठीक है, तो देखिए ये भी ऑफ से स्टार्ट है, ये भी ऑफ से स्टार्ट है, और ये कंसेक्यूटिव लाइन है, ये मीन्स एक दूसरे के साइड बाय साइड ही है ये। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एनाफोरा भी यूज हुआ है। तो ये थे इस पोएम के लिटरेरी डिवाइस। अच्छे से करके आइएगा, पेपर में फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। दूसरी पोएम देखते हैं अब। नेक्स्ट पोएम है ऑन जेनिफर टाइगर। देखिए ये जो पोएम है ये लिखी है एंड्रिन रिच ने, जो कि एक बहुत बड़ी फेमिनिस्ट पोएटेस हुई है। एंड्रिन रिच एक ऐसी पोएटेस थी जिन्होंने वुमेन को शो किया है कि सोसाइटी में उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता था, मीन्स उन्होंने मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को दिखाया है, और उसके थ्रू उन्होंने कंडीशन दिखाई है वुमेन की, कि वुमेन जो होती है उनको कैसे ट्रीट किया जाता है, क्या उनकी सिचुएशन होती है, उनके अंदर ही अंदर क्या डिजायर्स होती है, बस वही सारा का सारा थीम है इस पोएम में। चलो देख लेते हैं। पोएम में
In this poem, the poet shows a vivid criticism of a male dominated society. तो जैसे मैंने आपको बता दिया है कि इस पोएम का थीम ही यही है। तो इस पोएम में पोएटेस ने हमें क्रिटिसिज्म दिखाया है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का। आन जेनिफर, अब इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है आन जेनिफर। आन जेनिफर इज इंट्रोड्यूस, आन जेनिफर को इस पोएम में इंट्रोड्यूस किया है, प्रस्तुत किया गया है कैसे? एज अ वुमेन, एक ऐसी औरत के रूप में हु इज टेरिफाइड, जो कि बहुत डरी हुई है। मीन्स उसकी जो लाइफ है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उसकी लाइफ सोरोज से भरी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको दिखाया गया है एज ए टेरिफाइड वुमेन, डरी हुई वुमेन को दिखाया गया कि किस तरह से वो डरी हुई रहती है हर वक्त। शी वीव्स, अब वो निटिंग का काम करती है। अब वो शी वीव्स, वो बुनती है अ वर्ल्ड ऑफ हर ओन। इस पोएम में वो अपने वो जैसा संसार चाहती है, वो कैसा संसार चाहती है, वो उसने इस पोएम में दिखाया है। कैसा चाहती है? शी निट्स, वो बुनती है आ स्क्रीन, एक स्क्रीन बुनती है, ऑन विच, जिस पर वो क्या बनाती है? टाइगर्स आर प्रेंसिंग, टाइगर्स क्या कर रहे हैं? प्रेंसिंग कर रहे हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज आन जेनिफर्स टाइगर डूइंग, आन जेनिफर्स के टाइगर क्या कर रहे हैं? दे आर प्रेंसिंग, वो प्रेंसिंग कर रहे हैं। मीन्स उनके अगले पैर जमीन पे है, पिछले पैर हवा में है, तो ऐसी जो कंडीशन होती है वो कहलाती है प्रेंसिंग। तो सार उसके जो टाइगर्स है जो उसने स्क्रीन पे बनाए हैं निटिंग के थ्रू, ठीक है, तो वो प्रेंसिंग कर रहे हैं। द टाइगर्स बिलोंग टू जंगल, हम जानते ही है कि पोएम में लाइन आई है कि दे आर द डेनिजन ऑफ द ग्रीन वर्ल्ड। ग्रीन वर्ल्ड मतलब जंगल, फॉरेस्ट। तो जो टाइगर्स है वो जंगल से बिलोंग करते हैं। एंड आर कंट्रास्ट, और वो कंट्रास्ट दिखा रहे हैं, वो विरोधाभास दिखा रहे हैं टू एंड जेनिफर, वो आंट जेनिफर के बिल्कुल अपोजिट है। मीन्स जैसे आंट जेनिफर कैसी है? टेरिफाइड है, घर में रहती है, किसी तरह की कोई फ्रीडम नहीं है, लेकिन जो टाइगर है वो जंगल में रहते हैं। तो वो जो टाइगर्स है वो उसके कंट्रास्ट में दिखाए गए हैं। दे आर फियरलेस, अब देखिए यहाँ पे दोनों ही वर्ड आ गए, टेरिफाइड एंड फियरलेस। टाइगर जो है वो फियरलेस है, लेकिन आंट जेनिफर कैसी है? टेरिफाइड है, बेचारी डरी रहती है। राइट, तो यही कंट्रास्ट दिखाने की कोशिश की इसमें पोएटस ने। नेक्स्ट, दे सिंबलाइज, ये जो टाइगर है वे प्रतीक है किस चीज का? द फ्री स्पिरिट, एक ऐसे सिचुएशन जहां पे लोग क्या रहते हैं? फ्री रहते हैं। दे सिंबलाइज द फ्री स्पिरिट ऑफ लिबरेशन। ठीक है, तो जो टाइगर्स है वो यहाँ पे प्रतीक है किस चीज का? लिबरेशन का, स्वतंत्रता का। विच आंट जेनिफर वॉन्ट्स, जो कि आंट जेनिफर चाहते हैं। आंट जेनिफर क्या चाहते हैं? क्योंकि वो तो फ्री नहीं है, वो तो अपने घर के कामों में, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतनी उलझी हुई है कि उसको किसी तरह की कोई फ्रीडम नहीं है। उसकी जो मैरिज लाइफ है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे वही दिखाया गया है कि जो लिबरेशन है जो आंट जेनिफर चाहती है, उसने अपने लिबरेशन को, अपने उस डिजायर को टाइगर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। आंट जेनिफर इज सो टेरराइज्ड, मीन्स आंट जेनिफर को इतना टेरराइज किया जाता है, इतना डराया धमकाया जाता है, दैट हर फिंगर्स आर अनेबल टू कैरी द वेट, कि उसकी जो फिंगर है वो वेट भी कैरी नहीं कर पा रही है, वो वेट भी नहीं उठा पा रही है। ऑफ किसका? इवन समथिंग एज लाइट एज वूल, ऐसी चीजों का, कैसी? जो इतनी लाइट होती है जैसे कि वूल, वो इतनी टेरराइज की गई है, वो इतनी डराई धमकाई गई है कि वो इतनी वीक हो चुकी है कि वूल इतनी लाइट होती है ना, तो वूल की जैसी लाइट चीजों का वेट भी नहीं उठा पाती, इतनी वीक हो चुकी है वो। शी इज ऑल्सो अनेबल टू पुल द एवोरी निडल, एवोरी निडल मीन्स जैसे जिससे निटिंग का काम किया जाता है, वे निडल, उनको वो पुल भी नहीं कर पा रही है प्रॉपरली, खिंच भी नहीं पा रही है वो उनको अच्छे से। द अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल का मीन्स उनके हस्बैंड का जो वेडिंग बैंड है, यहाँ पे आप इसको कंगन लगा सकते हैं, चूड़ियां लगा सकते हैं, कुछ भी कह सकते हो। अंकल का जो वेडिंग बैंड है सीम्स टू बी हैवी, वो बहुत ज्यादा हैवी लग रहा है। कहाँ पर? ऑन हर हैंड, उसके हाथों में। हैंड्स ले लीजिए, उसके हाथों में जो वेडिंग बैंड पड़ा हुआ है वो बहुत ज्यादा हैवी उसको प्रतीत हो रहा है। शी इज वेरी वीक, क्योंकि वो बहुत वीक हो चुकी है। एंड अनएबल टू बियर द बर्डन ऑफ द मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और जो मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो सारी की सारी जिम्मेदारियां जो कि एक वुमेन को आफ्टर मैरिज बियर करनी होती है, ठीक है, वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो बियर नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो वेडिंग बैंड है ना वो एक सिंबल की तरह यूज किया है। तो वेडिंग बैंड का मतलब है यहाँ पे द मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट, तो वो मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बियर नहीं कर पा रही है। सी हैज बिकम सो मच वीक। नेक्स्ट, द पोएट सेज, पोएट आगे कहते हैं दैट इवन डेथ, जो मौत है, जो मृत्यु है, विल नॉट बी एबल टू रिलीज, वो मृत्यु भी उसको रिलीज नहीं कर पाएगी। किससे? आंट जेनिफर फ्रॉम द
ट्रिब्यूलेशन विच शी हैड टू अंडरगो इन हर लाइफ टाइम, वो सारे के सारे चीजें, वो सारे के सारे डर, वो सारे के सारी यातनाएं जो उसको दी गई है, जो उसने पूरी लाइफ टाइम में फेस की है। राइट, मीन्स अगर मृत्यु भी आ गई ना जेनिफर को, तो उसके बाद भी मृत्यु भी उसके जो यातनाएं है वो उनको दूर नहीं कर पाएगी, जो सारी की सारी उस बेचारी ने अपनी लाइफ टाइम में फेस की है। व्हेन शी विल डेड, जब वो मर जाएगी, द मार्क, जो निशान है किस चीज के, ऑफ द वर्क, उस काम के, शी इज मास्टर्ड बाय, जिसकी वो मास्टर है, किस चीज की मास्टर है, यानी कि सारे घर के काम करती है बेचारी, निटिंग का काम करती है। तो ये सारे जो काम वो करती है, इन सब के जो निशान है, जिसकी वजह से उसके हाथों में निशान बन गए हैं, ये सारे के सारे जो मार्क है उसके हाथ में, विल बी देयर ऑन हर हैंड्स, उसके हाथों पे ही रहेंगे। वो मर भी गई ना तो कोई देख के ही बता देगा बेचारी को कितना सताया गया था। बट द टाइगर्स, लेकिन वो टाइगर्स शी हैज निटेड, जो उसने नीट किए हैं, जो उसने बनाए हैं, विल रिमेन फियरलेस, वो हमेशा फियरलेस ही रहेंगे, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एंड प्रेंसिंग, और वो प्रेंसिंग करते रहेंगे, अपने पिछले पैरों से कूदते रहेंगे। द प्रेंसिंग टाइगर्स, अब यहाँ पे देखिए ये जो पोएम है कि सिंबॉलिक पोएम है, जैसे बता ही दिया गया है कि इसमें आंट जेनिफर की डिजायर को शो किया गया है कि वो जो निटिंग का काम करती है उसमें जो टाइगर्स उसने क्रिएट किए हैं वो अपनी डिजायर को दिखाना चाहती है उनके माध्यम से। तो यहाँ पे ये लाइन बड़ी अच्छी है, द प्रेंसिंग टाइगर्स, जो प्रेंसिंग टाइगर्स है रिप्रेजेंट, वो प्रस्तुत करते हैं आंट जेनिफर डिजायर, आंट जेनिफर की डिजायर को, उसकी इच्छा को, किस चीज की इच्छा, फॉर फ्रीडम, फ्रीडम, बेचारी फ्री तो है ही नहीं है, इतने अत्याचार उसके ऊपर किए जा रहे हैं, कुछ भी काम करने के लिए फ्री नहीं है। राइट, तो उसकी फ्रीडम की डिजायर को दिखाया गया है, एंड लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स, और ऐसी लाइफ को दिखाया गया है कि जिसको वो अपने टर्म्स पे जीना चाहते हैं, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे जीना चाहते हैं। अभी तो वो अपने जो इन लॉज है उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे जी रही है, उसकी अपनी खुद की कोई लाइफ नहीं है। तो टाइगर्स के थ्रू वो अपनी इसी डिजायर को शो करना चाहती है। तो ये बहुत ही सिंपल सी पोएम है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी पोएम है, जिसमें एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को दिखाया गया है। बस यही पोएम है, इतनी छोटी सी पोएम है। ठीक है, तो होप समझ में आ गई होगी। चलो इसके लिटरेरी डिवाइस देखते हैं। बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुए इस पोएम में। सबसे पहले देख लीजिए एलिटेशन। देखिए भाई एलिटेशन तो जितनी भी पोएम मैंने कराई है आपको, चारों पोएम सब में एलिटेशन यूज हुआ ही हुआ है। एलिटेशन तो आई थिंक आपको लर्न हो भी गया होगा सुनते सुनते। तो एलिटेशन देखिए कहाँ कहाँ पे मैंने बताया था कि एलिटेशन होता है कॉन्सोनेंट्स की रिपीटेशन वर्ड की स्टार्टिंग में। तो देखिए एक ही लाइन में यूज हुआ है फिंगर फ्लटरिंग, तो यहाँ पे एफ की रिपीटेशन हुई है और अगला वर्ड भी एफ से ही स्टार्ट है। नेक्स्ट देखिए चिवेलरिक सर्टेनिटी, तो चिवेलिक देखिए सी से स्टार्ट है एंड सी से स्टार्ट है। प्रेंसिंग प्राउड, अब ये पी से स्टार्ट है। ये वाली लाइन अगर आप पढ़ोगे तो देखेंगे कि एक ही लाइन में दोनों यूज है और पी, तो मीन्स इतने सारे वर्ड्स यूज हुए हैं, तो एलिटेशन तो है इसमें। नेक्स्ट देखिए पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मैंने आपको पहले भी बताया था कि पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होते हैं जिसमें ह्यूमन ट्रेट्स अदर ऑब्जेक्ट्स को दे दिए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे टाइगर्स आर पर्सोनिफाइड, यहाँ पे किसको पर्सोनिफाइड किया गया, टाइगर्स को। टाइगर्स को कैसे पर्सोनिफाइड किया गया, देखिए द ह्यूमन ट्रेट, कौन कौन से ह्यूमन ट्रेट, प्राउड, कहा था ना कि वे पूरे प्राउड के साथ में घूम रहे थे। एंड चिवेलरिक, चिवेलरिक होते हैं ना फियरलेस, फियरलेस ओके। तो ये जो ट्रेट है ह्यूमन बीइंग के होते हैं, तो यहाँ पे वो दिए गए हैं टाइगर को, मीन्स यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन भी यूज किया गया है। हाइपरबले, हाइपरबले मीन्स बढ़ा चढ़ा के बात को कहना, बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के बात हुई है भाई इस पोएम में, बहुत बड़ी बात हुई है। कौन सी लाइन में, मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल का जो वेडिंग बैंड है मीन्स जो कंगन है, जो कह सकते हैं कि जो बैंगल है जो आंट जेनिफर के हाथ में है, कैसा प्रतीत हो रहा है, सीट्स हैवीली, वो उसको हैवी लग रहा है अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, आंट जेनिफर के हाथ में। कोई कितना भी वीक क्यों ना हो, अगर वो कोई हाथ में बैंगल पहने हुए है, कोई कड़ा पहने हुए है, तो भाई वो इतना हैवी नहीं होगा कि आप उसको बियर ना कर पाए। तो बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बता दिया गया, तो हाइपरबले भी यूज हुआ है इसमें। नेक्स्ट देखिए मेटाफर। मेटाफर कंपैरिजन होता है लेकिन कंपैरेटिव वर्ड यूज नहीं होते। तो यहाँ पे टाइगर्स को कंपेयर किया है किससे, ब्राइट टोपर्स से। ठीक है, वाई, क्योंकि उनका कलर कैसा है, ब्राइट टोपर्स है, तो इसलिए उनको ब्राइट टोपर्स से कंपेयर किया गया, तो मेटाफर है। सिंबोलिज्म तो भाई कूट कूट के भरा है इस पोएम में, सिंबल ही सिंबल है इस पोएम में। तो कौन कौन से, ब्राइट टोपर्स। अब जो ब्राइट टोपर्स है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिजेंट कलर को। अंकल्स वेडिंग बैंड किस चीज को दिखा रहे हैं, वो मेल डोमिनेशन को दिखा रहे हैं, है ना। अंकल्स वेडिंग बैंड दिखा रहे हैं मेल डोमिनेशन, या फिर हम कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अंकल का जो वेडिंग बैंड है वो आंट जेनिफर के हाथों में है क्योंकि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को याद दिलाता
रहता है। टाइगर्स किस चीज को दिखा रहे हैं, वो हिडन डिजायर को दिखा रहे हैं ऑन जेनिफर की। क्यों? क्योंकि ऑन जेनिफर की ऐसी इच्छा है कि वो भी एक टाइगर्स की जैसी लाइफ जिए, बिल्कुल फ्री होके, जिसमें कोई पूरे प्राउड उसको फील हो एंड वो फियरलेस रहे अपने लाइफ में। ठीक है, तो ये सारे के सारे सिंबल यूज हुए। इमेजरी सिंबल को आप इमेजरी भी कह सकते हो, इमेजिनेशन भी कह सकते हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि सारा का सारा ये कवर हो चुका है। होप सारा समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो बस यहीं तक है। सारे की सारी पोएम देखिए, मैंने एक पोएम को छोड़ा है। अगर आप इन 4 पोएम को तैयार कर लेते हो तो डेफिनेटली यहीं से आपको सब कुछ मिलेगा। स्टैंजा भी यहीं से मिल जाएगा आपको, सेंट्रल आइडिया भी यहीं से मिल जाएगा, क्वेश्चन भी आपको यहीं से मिल जाएगा। तो आप केवल 4 पोएम को तैयार कीजिए, एक पोएम को छोड़ दीजिए। ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। लंबी चौड़ी पोएम मत देखिए, अलग अलग जो वीडियोस पड़ी है वहां पे अगर आप अब जाओगे, अब से पहले तैयारी कर लेते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन अगर आप पूरा डीपली पढ़ने बैठोगे तो भाई और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है आप लोगों के पास में जो कि आपको प्रिपेयर करना है। तो आप केवल इनको ही तैयार कर लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, मार्क्स यहीं से आएंगे। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।